हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक एग्जाम 2022 जो आपको 23 और 24 दिसंबर को कंडक्ट कराई जाएगी, इस पर आधारित ये 5वीं वीडियो है प्रैक्टिस सेट का। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या के साथ इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देखते हैं। यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यह किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? इस प्रकार का प्रश्न है। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 में होती है। इसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्य 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़ा गया था। बात करें मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या मुख्य संविधान का भाग था मौलिक कर्तव्य, तो नहीं था, क्योंकि इसे बाद में अटैच किया गया है। तो इस पर जो आधारित समितियां थी ये आपका स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राजा चलैया समिति की बात करें तो ये टैक्स से संबंधित है। इसके बाद आबिद हुसैन समिति की बात करें तो ये सिडबी जो बैंक है, लघु उद्योग बैंक जो है सिडबी, जिसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है, इससे संबंधित है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की में गंगा की प्रमुख सहायक नदी अजय नदी की उद्गम किस जिले से होती है? बिहार में गंगा का एकमात्र सहायक नदी, ऐसा सहायक नदी है अजय नदी, जिसकी उद्गम भी बिहार से ही होती है। तो पूछा गया है कि किस जिले से होती है, तो ये बिहार के जमुई जिला से उद्गमित होती है आपका अजय नदी, और आपका जो है ये गंगा में मिल जाती है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? देखिए, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सिर्फ दिल्ली और पदुचेरी, इस दो ही जगह जो है आपका, एक तो दिल्ली है और एक पदुचेरी है, इन दो ही जगह मुख्यमंत्री की वर्तमान समय में जो है पोस्ट होती है। इसके तो पूछा गया है कि अगर मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति हो तो उस समय जो है कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराज्यपाल, यानी जो प्रशासक, कहीं कहीं प्रशासक कहे जाते हैं और कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ उपराज्यपाल कहे जाते हैं। तो इसके उपस्थिति में उपराज्यपाल ही वहाँ का जो है प्रशासन संभालते हैं। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चूँकि आप सोच रहे होंगे कि 9 होना चाहिए, क्योंकि 7 पहले था और जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो 9 होना चाहिए। तो लेकिन 9 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दमन और दीव और दादर नगर हवेली, ये दोनों को मिलाकर एक ही बना दिया गया है, दमन और दीव। तो इस प्रकार से 8 ही आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के शासक को उपराज्यपाल या प्रशासक, ये दोनों कहा जाता है। जैसे चंडीगढ़ का प्रशासक कहा जाता है ना। सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सतरिया नृत्य जो है ये असम से संबंधित है। और ये किस प्रकार का नृत्य है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है, और सभी शास्त्रीय नृत्यों में ये सबसे नवीन है, जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, और असम से संबंधित है आपका सतरिया नृत्य। अभी अभी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, जो 2022 में ही हुआ था एसएससी सीजीएल का एग्जाम। तो इसमें आपको पूछा गया था, जो 12 तारीख वाले फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें पूछा गया था कि भाई सतरिया नृत्य के जो है शुरूकर्ता किसे कहा जाता है, कौन इसे संस्थापक माने जाते हैं? तो शंकर नारायण देव। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, यूरिन का निर्माण जो है शरीर में यकृत में होता है। यकृत की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपका यकृत। पित्त का स्रावन जो है यकृत से ही होती है, लेकिन गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जमा होता है। यकृत को मानव शरीर का केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात कर ले तो ये आपका पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसे ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात कर ले तो अग्नाशय है। यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों के जाल को समझिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो लीवर होगा, सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पिट्यूटरी या आपका जो है मास्टर ग्लैंड होगा। इसके बाद अगर सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय होगा। और एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछा तो ये आपका जो है अबटू ग्रंथि हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। तो ये सब बातों आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, नवंबर 2022 वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी नवंबर 2022 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है आपका डीवाई चंद्रचूड़। अगर आपसे पूछ ले कि डीवाई चंद्रचूड़ का कौन सा जो है क्रम है, तो ये 50वां जो है मुख्य न्यायाधीश भारत के बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात अगर आपसे पूछे तो 1950 में हुआ है। अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भारत में स्वतंत्रता के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का गठन कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था, मद्रास में किया गया था और बम्बई में किया गया था। इन 3 जगह किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, जो दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसका सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ है, जो 50वें रैंक का है। और पहला सीजीआई अगर आपसे पूछा जाए तो आपका हीरालाल जस्टिस कानिया हो जाएगा। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। जो राजीव कुमार आप देख रहे हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो आपका जो है राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, नहीं तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगी। तो कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, नीति है, माना है, लिपुलेखा, ये तीनों उत्तराखंड के प्रमुख दर्रा हैं। और जो आप जलेपला देख रहे हैं ये सिक्किम की दर्रा है। जलेपला कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। जलेपला, नाथुला, ये सब जो है आपका सिक्किम में स्थित प्रमुख दर्रा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य की किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बिहार दरोगा में। तो बिहार राज्य की जो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है ये आपका किशनगंज है। किशनगंज को आप देखेंगे तो जो है नेपाल से सटा हुआ सबसे उत्तर पूर्वी जिला है, यहाँ पर है। ठीक है, ये नेपाल है मान लीजिए, तो यहाँ पर है किशनगंज। इसीलिए हिमालय की ये सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण ये सबसे अधिक वर्षा कराती है। और यहीं पर किशनगंज में जो है आपसे पूछा जाए कि किस चीज़ की खेती सबसे अधिक होती है, तो पटसन की खेती जो है सबसे अधिक आपका किशनगंज में होता है। वहीं पर बात करें गया, तो गया में सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और सबसे ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। गया जो है दक्षिणी बिहार का हिस्सा है, जबकि किशनगंज जो है उत्तरी बिहार का हिस्सा है, उत्तर पूर्वी बिहार का। अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो जब आप आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोजकर्ता अगर आपसे पूछ ले तो मोस्ले हो जाएगा। प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता अगर आपसे पूछ ले तो मेंडलीव हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं, तो 18 वर्ग और 9 आवर्त हैं। प्राचीन आवर्त सारणी में 9 ही वर्ग था और 7 आवर्त था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में भी जो है आपका यही है, 18 वर्ग हो गया है। परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के तत्व को लेंथेनाइड कहा जाता है। और आपका जो है 89 से लेके 103 तक के तत्व को एक्टिनाइड कहा जाता है। तो ये बात सब विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा जाता है। आए दिन जो भी एग्जाम प्रचलन में है पिछले 6 महीने से, सभी में आवर्त सारणी से एक न एक क्वेश्चन जरूर रहा है। तो आई होप बिहार एसएससी में भी क्वेश्चन रहेगा। और कल मैंने आवर्त सारणी में बताया था मेटल कितना है, नॉन मेटल कितना है, उपधातु कितने हैं, और सभी उपधातुओं का नाम भी बताया था जो 7 है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अक्रिय गैस वगैरह देख लेना है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है, और ये आंख के लिए सबसे अच्छा होता है। यानी विटामिन ए की कमी से आपकी आंख की बीमारी होती है। विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, और इसके कमी से जो है बेरी बेरी रोग होती है। इसके अलावा विटामिन बी6 को पैराडिक्सिन कहते हैं, इसके कमी से जो है एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इसके कमी से जो है एस्कर्बी रोग होता है, जिसमें मसूड़े से खून आने लगता है। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है, सभी प्रकार के सिट्रस फल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, और इसके कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। जोहान ग्रेगरी मेंडल किस देश के निवासी थे, तो जोहान ग्रेगरी मेंडल जो है ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना में है। कहाँ है, वियना में है। ठीक है, इसके बाद जो है आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरी मेंडल को ही कहा जाता है आनुवांशिकता का पिता। एक प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई। तो आपको ऐसे प्रश्न बीपीएससी और बिहार एसएससी में आए दिन देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको ईस्वी जरूर याद होनी चाहिए। बंगाल विभाजन कब होती है, 1905 में होती है। चंपारण सत्याग्रह कब होती है, 1917 में होती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है, 13 अप्रैल 1919 के होती है। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, तो ये आपका होता है 1923 में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बंगाल विभाजन सबसे पहले हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कार्जन, ये भी आपसे पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह का नेता कौन थे, महात्मा गांधी, ये भी आपसे पूछा जाता है। वर्ष 2022 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार इस बार जो पूछे जाने की पूरी संभावना है, एक तो शांति हो जाएगा और एक आपका साहित्य हो जाएगा। क्योंकि शांति में जो है एक ही पर्सन को मिला है और 2 संस्था को मिला है। इसके बाद जो पर्सन में है एक ही पर्सन को मिला है आपका साहित्य में। और चिकित्सा में भी जो है एक ही जो आदमी संतो पावो को मिला है, तो वो भी एक ही जगह है। तो आपको 3 प्रायोरिटी पे रहेगा, शांति, साहित्य और चिकित्सा। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने नोबेल पुरस्कार पे एक होल वीडियो बना दिया, आप देख सकते हैं। पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो शांति में मिला है, ये मिला है एलेक्स बिलास्की को। मेमोरियल एक संस्था है, इसको मिला है। सेंटर फॉर सिविल लेबोरेटरीज, ये भी एक संस्था है, इनको मिला है। ठीक है, वहीं पर साहित्य की बात कर ले तो एनी एर्नक्स को जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपसे अगर पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1901 ईस्वी में होती है। वर्तमान में कितने सेक्टर में दिया जाता है, 6 सेक्टर में दिया जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी जीव असमतापी रक्त वाला होता है। देखिए दोस्तों, समतापी और असमतापी दो प्रकार के रक्त वाले प्राणी पाए जाते हैं। असमतापी कहने से मतलब है जिसका रक्त वायुमंडल के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है, उसे असमतापी कहते हैं। और जिसका रक्त जो है वायुमंडल के टेम्परेचर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे समतापी कहते हैं। जैसे स्तनधारी समतापी होती हैं, पक्षी समतापी होते हैं। तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। उभयचर जो है ये असमतापी रक्त वाले प्राणी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी और पक्षी जो है ये समतापी श्रेणी में आता है, ठीक है, समतापी में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस तापमान बिंदु पर जल का आयतन सबसे कम होता है। देखिए दोस्तों, जल का आयतन सबसे कम वही होगा जहाँ पे घनत्व सबसे अधिक होगा। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सी पे सबसे अधिक होती है, और घनत्व और आयतन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे जो है आपका आयतन सबसे कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक घनत्व की भी बात करें तो आपका 4 डिग्री सी ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होती है। तो नोबेल गैस कहने का मतलब है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, इसे ही नोबेल गैस कहते हैं। तो इसको जो विकिरण चिकित्सा में प्रयोग में लाया जाता है ये है आपका रेडॉन। अन्य ऑप्शन भी नोबेल गैस के ही हैं लेकिन इसका प्रयोग नहीं होता है। नियॉन, ऑर्गन, जेनॉन, ये सब भी नोबेल गैस है, लेकिन रेडॉन का प्रयोग जो है विकिरण चिकित्सा में होती है। इसके अलावा जो आपका आर्गन है ये ट्यूबलाइट वगैरह में भरा जाता है। जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, और ये यौगिक का निर्माण कर सकता है विशेष परिस्थिति में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आमाशयी रस, आमाशयी रस जो है, जो जठर रस होता है, इनमें से कौन सी अम्ल पाई जाती है। यानी पेट में जब हमारा भोजन जाता है, सबसे पहले भोजन का पचना तो मुख से ही शुरू होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो मांड पर पचाने का काम करता है। तो इसके बाद जब ये भोजन हमारे पेट में जाता है तो पेट में हमारा सबसे पहले HCl से उसे स्नान होता है। यानी HCl कहने का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी में है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जठर रस में पाया जाता है। वहीं पर पेप्सिन और रेनिन जो है ये अम्ल नहीं है, ये आपका एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। रेनिन जो है आपका जो केसिन प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है, और पेप्सिन जो है सभी प्रोटीन को पचाने का मतलब सरल प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदलने का काम करता है। पूर्ण रूप से ये पचाने का काम नहीं करता है, सिर्फ उसका जो है लेवल लो करता है, यानी थोड़ा सा कम कर देता है, मतलब पचाने में मदद करता है। चोल शासक राजराज चोल के द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बनी है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको साउथ इंडिया की मंदिर और नॉर्थ इंडिया की मंदिर अगर आपने जस्टिफाई कर लिया कि ये मंदिर कहाँ है, तो आप जो है शैली का यूं ही अनुमान लगा सकते हैं। जो भी साउथ भारत के हैं वो सभी द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिर का उदाहरण है, और जो भी आपका नॉर्थ भारत का है वो सभी नागर शैली में बने हुए होते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है NTPC में कि कहाँ है बृहदेश्वर मंदिर, तो ये तमिलनाडु के तंजौर में है। किसने बनाया था, तो चोल शासक राजराज चोल। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और ये द्रविड़ शैली का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। देखिए दोस्तों, कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी या फिर इसे ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है ये आग्नेय चट्टान के क्षरण से इसकी निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है अगर आपसे पूछे, तो कपासी मृदा, रेगुड़ मृदा या काली मृदा। यह क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि भाई काली मृदा का क्षेत्र भारत में कहाँ से है, तो MP, महाराष्ट्र और आपका जो है गुजरात वगैरह में जो है काली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये आपका हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, और राष्ट्रीय महिला दिवस अलग है दोस्तों, वो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो तीनों बातों को अलग से समझेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके अलावा 23 जनवरी को इसी साल से जो है पराक्रम दिवस मनाने की बात कही गई है, जो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई थी। देखिए दोस्तों, बौद्ध संगति मुख्य रूप से 4 हुआ था। तो इसमें 4 जो हुआ था वो पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी बिहार में हुए थे। पहला आपका जो है दूसरा हो गया था आपका वैशाली में, अजातशत्रु राजगीर में पहला, और तीसरा जो है आपका पाटलिपुत्रा में अशोक के समय, और चौथा जो हो गया है तो ये कश्मीर कुंडलवन में होती है कनिष्क के समय। तो ये चारों बौद्ध संगति का जगह आप जरूर याद रखें, साथ ही साथ शासक याद रखें। अजातशत्रु के साथ प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली कालाशोक, तीसरा पाटलिपुत्रा अशोक, और चौथा कुंडलवन कश्मीर कनिष्क, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग नहीं पाई जाती है? देखिए दोस्तों, जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका है, इसमें मुख्य अंतर जो है कोशिका भित्ति का होना। सेल भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता है सेल वॉल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाद बाकी गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने कृषि प्रकार के जलवायु क्षेत्र है? ये भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो योजना आयोग ने भारत को 15 जलवायु कृषि क्षेत्र में बांटा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बता दें 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग के जगह पे जो है नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग का अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले कि अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होता है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। नीति आयोग में अन्य पोस्ट भी है उपाध्यक्ष का, तो सुमन बेरी है, और सीईओ का पोस्ट भी है तो परमेश्वरम है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, तृतीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर होती है। देखिए दोस्तों, भारत में अधिकांश जगह पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलाई जाती है, तो इसमें सबसे निचले स्तर पे होता है, ये होता है आपका ग्राम पंचायत। ये ग्राम लेवल पे होता है, पंचायत लेवल पे। इसके अलावा जो होता है आपका पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पे होता है, ये आपको अच्छे से समझना है। जिला परिषद जो होता है ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज से कौन सी समिति संबंधित है? अगर आपसे पूछे तो बलवंत मेहता समिति। कौन सा? बलवंत मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आपसे पूछा जाता है तो 1959 में कहाँ से होती है? राजस्थान के नागौर से होती है। अगर आपको पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल 40 जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 243 ये भी पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी ने कल्हन में किसका जो है जिक्र किया है? राजतरंगिणी पुस्तक का नाम है, जो कल्हन के द्वारा लिखा गया है। तो इस पुस्तक में किस जगह का विश्लेषण है? तो इस जगह में जो है कश्मीर का विश्लेषण किया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो राजतरंगिणी है इसका जो है उर्दू में अनुवाद किया है जैनुल आबदीन। कौन? जैनुल आबदीन जो है इसे जो है आपका उर्दू में अनुवाद किए हैं राजतरंगिणी का। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन अलग से आ जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो भारत में देखिए दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत मानी जाती है ये मैकेले, लॉर्ड मैकेले के समय मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन से संबंधित है। लॉर्ड मिंटो जो है आपका जो है सांप्रदायिक चुनाव, मार्ले मिंटो सुधार आपने सुना होगा 1909, इससे संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी जो है ये बहुत सारे चीज़ किए हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापना किए हैं, भारत में रेल की शुरुआत की हैं, सबसे बड़ा उपलब्धि इसका है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।